नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ ने ढाका से लौटकर 1970 के दशक में ये पूरी एक नज़्म लिख डाली थी। ब्रिटेन की मीडिया कंपनी बीबीसी ने एक बड़ी विस्फोटक डॉक्यूमेंट्री की है और ये डॉक्यूमेंट्री इतनी विस्फोटक है, इसमें जिस तरह के क्लेम्स और दावे किए गए हैं वो इस बात से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यूके के अलावा किसी भी हिस्से में यानी भारत में भी कुछ लोगों ने उस फिल्म को डाउनलोड करके और कुछ यूट्यूब चैनल्स पे चला दिया था। अभी वो फिल्म बिल्कुल देखने के लिए अवेलेबल नहीं है। वो फिल्म के कुछ हिस्से मैंने देखे, द वायर ने भी इस पर रिपोर्ट किया है कि ये 1 घंटे की फिल्म जिसका पार्ट 1 ही अभी रिलीज़ किया गया है, इस का दूसरा पार्ट भी है, अभी सिर्फ यूके में लोग देख सकेंगे इस फिल्म को। ये फिल्म 2002 के दंगों पर बनी हुई है। 20 साल गुजर चुके हैं 2002 के दंगों को। इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो विस्फोटक दावा किया गया है इस बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, इसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जो अब प्रधानमंत्री हैं और तब मुख्यमंत्री थे, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं 2002 के दंगों के बारे में। और इसमें जो खासकर जिस रिपोर्ट का ब्यौरा दिया गया है उसी वक्त की रिपोर्ट है 2002 के बाद की, जिस रिपोर्ट को अब तक जो यूके की सरकार है उसने रिस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंध लगाया हुआ था और अब ये रिपोर्ट विस्तार से रिलीज कर दी गई है। इस रिपोर्ट में खासकर ये दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल यानी कि सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं गुजरात दंगों में। बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री ये कहती है और यूके गवर्नमेंट की, मैंने आपको बताया, जो तफ्तीश जो इंक्वायरी है उसके मुताबिक ये रिजल्ट आया है। इस फिल्म में यूके के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं उस वक्त के, 2002 के दंगों के बाद की मैं आपको बात बता रही हूं, जैक स्ट्रॉ, उन्होंने बाकायदा कैमरे पर ये बात साफ तौर पे कही है कि उन्हें काफ़ी इसको लेकर चिंता हो रही थी जिस बड़े स्तर का ये हिंसा हुई थी और उन्होंने इसी के सबब उन्होंने ये इंक्वायरी बिठाई। इसमें इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू भी है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी किसी ऐसे इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हों जिन पत्रकारों को वो पसंद नहीं करते या उन्हें पहले से नहीं पता है कि सवाल कौन से होंगे। लेकिन बीबीसी की इस पत्रकार के सामने नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के सवाल और जवाब इसमें दरपेश आए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसमें बताया गया कि किस तरीके से जो तनाव है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो अल्पसंख्यक आबादी है, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, उनके बीच ये ही इस तरह से इसका जिक्र किया गया है कि टेंशंस बिटवीन इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द कंट्रीज मुस्लिम माइनॉरिटी। और ये जो क्लेम किया गया है इसमें ये लार्ज स्केल जो कम्युनल वायलेंस हुआ, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसको लेकर गुजरात में फरवरी और मार्च के महीने में 2002 में जो ये दंगा हुआ था, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पार्लियामेंट में 2005 में कहा गया कि 790 मुसलमान और 254 हिंदूज इस पूरे दंगे में मारे गए और 223 से ज़्यादा लोग गायब हो गए, मिसिंग रिपोर्ट किए गए। 2500 लोगों के घायल होने की खबर, इस बात को कबूल किया गया, पार्लियामेंट में इस बात को रखा गया। इससे पहले आपको बता दें कि इन दंगों से ठीक पहले 27 फरवरी को गोधरा में एक ट्रेन जली थी जिसमें 59 कार सेवक उनको जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद बताया गया कि ये क्रिया प्रतिक्रिया के तौर पर, खुद नरेंद्र मोदी के अल्फाज में, ये क्रिया प्रतिक्रिया के तौर पर ये मामला, ये गुजरात का दंगा पेश आया सामने। तो BBC 2 पर ये जो पहली रिपोर्ट दिखाई गई है BBC 2 पर, जिसका अगला पार्ट भी अनाउंस कर दिया गया है कि अगले आने वाले दिनों में दूसरा पार्ट भी आएगा। इसमें कहा गया है कि यूके गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है, पहले उसको प्रतिबंध लगाया गया था, रिस्ट्रिक्टेड उसको मार्क किया गया था और अब ये तफसील से
इसको छापा गया है, इस रिपोर्ट को, जिसमें खासकर जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है ये कहती है कि नरेंद्र मोदी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, एक वाक्य कहा गया है। और जो चेन ऑफ इवेंट्स है, जिस तरह से जो घटनाक्रम पेश आया है, उसको कहा गया सिस्टमेटिक कैंपेन ऑफ वायलेंस विच हैज ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ एथनिक क्लेंजिंग। यानी कहा गया है कि बिल्कुल जिससे संस्थागत तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे हिंसा को अंजाम दिया गया, और इसमें तमाम तरह से निशानदेही होती है कि ये एथनिक क्लेंजिंग यानी कि नस्ल कशी का ये मामला है। नस्ल कशी का मामला, पोग्रोम शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी आप ये समझिए कि एक खास धर्म के मानने वाले, एक खास नस्ल के लोगों का एक सिस्टमेटिक तरीके से उनका कत्ल किया जाना समूह में, इसको पोग्रोम कहा जाता है। तो ये इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और उन्होंने ये कहा, ये यूके के जो मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि खासकर इस बात से मैं बहुत परेशान था और मैंने काफ़ी निजी इसमें इंटरेस्ट लेते हुए मैंने इसमें ये कहा कि ये इंडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, भारत और यूके के रिलेशंस के मद्देनज़र भी, और मैं इसको बहुत ही इसको केयरफुली इसको हैंडल करना चाहता था। ये फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ कह रहे हैं 2001 से 2006 के बीच ये फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश मंत्री रहे। उन्होंने ऑन कैमरा इस डॉक्यूमेंट्री में इस बात को कबूल किया है कि व्हाट वी डिड वाज टू एस्टैब्लिश एन इंक्वायरी एंड have a team go to Gujarat and find out for themselves what had happened, and they produced a very thorough report. उन्होंने एक टीम को बाकायदा गुजरात में भेजा, उन्होंने एक विस्तार से इस रिपोर्ट को दी इस टीम के लौटने के बाद, और उनका ये कहना है कि इससे ये पता चलता है इस रिपोर्ट से कि जितनी रिपोर्टिंग की गई, जितना दर्ज किया गया हिंसा को और जो बलात्कार हुए खासकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ उनके साथ, उसको बहुत कम करके आंका गया, बहुत कम करके दर्ज किया गया। ये यूके के मंत्री ये कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में महिलाओं के साथ, खासकर इन्होंने कहा है वाइड स्प्रेड एंड सिस्टमेटिक रेप हुआ मुस्लिम वुमेन के साथ, ये बात कही गई है। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड, राजनीतिक तौर पर ये मोटिवेटेड बताया गया। इसमें साफ तौर पर जो वीएचपी है उसका नाम लिया गया है, और जो खास बात इसमें बहुत दुखदाई है, जो यूके की ये रिपोर्ट जिसको अब तक रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित, जिसपे पाबंदी लगाई हुई थी पब्लिश करने पर, उसमें जो बात कही गई है वो ये कि ये रिपोर्ट साफ तौर पर ये कहती है कि पुलिस को अपना काम करने से रोका गया, और जो ये अतिवादी, उग्रवादी, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वीएचपी जो कि आरएसएस से ही निकली हुई है, उसका जो रोल है उसको खासकर हाईलाइट किया गया है कि इनको एनकरेज किया गया, इनकी हौसला अफजाई की गई, इनको रोका नहीं गया और पुलिस को अपना काम करने से रोका गया। तो दो महत्वपूर्ण बातें कि ये जो अतिवादी संगठन थे इनको रोका नहीं गया, इनको एनकरेज किया गया, और पुलिस को अपना काम करने से रोका गया। ये दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, और इसी के एक तरह के नतीजे के तौर पर ये बात निकल कर आई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त के मुख्यमंत्री, जिसमें कहा गया है कि वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं। Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ इसमें साफ तौर पे कहते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे, और उस वक्त में ये विकल्प नहीं था कि भारत अपने जो राजनयिक रिश्ते हैं भारत से यूके तोड़ लेता है, तो ये उनके पास ऑप्शन नहीं था। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि 2002 के दंगों के बाद से नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया गया, और 2012 में अक्टूबर के महीने में ये ख़त्म हुआ, जो एक राजनयिक एक तरह से बॉयकॉट या एक तरह की पाबंदी थी। इसी दौरान ये जो इंक्वायरी है वो यूरोपियन यूनियन ने भी एक इंक्वायरी को सेटअप किया और इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें ये पाया गया, इस यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री ये भी बता रही है कि जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने खासकर एक सक्रिय भूमिका निभाई इस पूरी हिंसा में, और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनको कहा गया कि वो ये जो
तमाम तरह का बलवा हो रहा था, ये जो दंगा हो रहा था, इसमें दखल अंदाजी ना करें। जैसे मैंने कहा कि इसमें वो इसे रोकने की कोशिश ना करें। नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनसे जब पूछा गया इस इंटरव्यू के दौरान, जब ये पूछा गया कि भाई आप जो ये रिपीटेड वायलेंस है गुजरात में, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा, रिपोर्टर ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, आई थिंक यू हैव टू करेक्ट योर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, द स्टेट इज़ वेरी पीसफुल। तो आपको अपनी